जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लिया गया है जिसकी फाइलें पिछले कई सालों से रक्षा मंत्रालय की गलियों में धूल फूंक रही थी। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में रक्षा विशेषज्ञ और अन्य सैन्य अधिकारी लंबे समय से बहस कर रहे थे, लेकिन आखिरकार सरकार ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी। भारत की एकमात्र माउंटेन स्ट्राइक कोर यानी कि 17 कोर, जिसका हेडक्वार्टर पानागढ़ पश्चिम बंगाल में है और जिसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य चीनी सीमा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी चीनी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देना है, उसका पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। इस महापुनर्गठन के तहत 17 कोर के अंतर्गत आने वाले 59 डिवीज़न और 23 डिवीज़न को मिलाकर 4 नई इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का गठन किया जा रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि यह युद्ध लड़ने के भारतीय तरीके में आया एक युगांतकारी बदलाव है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि आखिर आईबीजी क्या है, भारतीय सेना को पारंपरिक युद्ध प्रणालियों को छोड़कर इस नए मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस फैसले से इतनी बौखलाई हुई क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आईबीजी के अंदर शामिल होने वाली रहस्यमयी भैरव बटालियन, दिव्यास्त्र और शक्तिबान क्या है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपको भारतीय सैन्य रणनीति की वो बारीकियां जानने को मिलेंगी जो आपको मुख्य धारा के मीडिया में कोई नहीं बताएगा। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो साथियों, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। जब भी भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो हमारी सेना की पारंपरिक संरचना क्या रही है। पारंपरिक तौर पे भारतीय सेना में तीन मुख्य प्रकार की कोर होती हैं। पिवेट कोर जो रक्षात्मक भूमिका निभाती हैं और सीमा पर तैनात रहती हैं, और स्ट्राइक कोर जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी व्यावहारिक कमी थी, वो थी समय की बर्बादी। साल 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत पूरी सेना को सीमा पर तैनात करने का आदेश दिया, तो हमारी स्ट्राइक कोर को मैदानी और पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने में हफ्तों लग गए। जब तक हमारी भारी भरकम डिवीजन सीमा पर पहुंची, तब तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बन चुका था और सरप्राइज एलिमेंट यानी कि दुश्मन को चौंकाने का मौका पूरी तरह खत्म हो गया था। इसी कमी को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर काम करना शुरू किया, जिसका अंतिम और सबसे परिष्कृत रूप है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। एक पारंपरिक इन्फेंट्री या आर्म्ड डिवीज़न आकार में बहुत विशाल होता है। इसमें 15,000 से 20,000 तक सैनिक हो सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे आत्मनिर्भर नहीं होते। यदि एक इन्फेंट्री डिवीज़न को आगे बढ़ना है तो उसे दिल्ली, उधमपुर या चंडी मंदिर जैसे बड़े कमान मुख्यालयों से आर्टिलरी, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल कोर और ईएमई के एलिमेंट्स को मांगने पड़ते हैं। इस पूरी कमांड चैन में फाइलों को पास होने और टूल्स को असेंबल होने में कितनी घंटे और दिन बर्बाद होते हैं, आईबीजी इसी समस्या का परमानेंट इलाज है। तो चलिए अब आईजीबी के पूरे आर्किटेक्चर को विस्तार से डिकोड करते हैं। एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की कुल जनशक्ति या स्ट्रेंथ लगभग 5,000 सैनिक की होती है। आकार में यह एक पारंपरिक ब्रिगेड से थोड़ी बड़ी और एक डिवीजन से छोटी होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसकी कमान सीधे एक मेजर जनरल के हाथ में होती है, जो आमतौर पर एक बड़े डिवीज़न को कमांड करते हैं। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को कमान देने का मतलब यह है कि इस ग्रुप के पास निर्णय लेने की बहुत उच्च प्रशासनिक और परिचालन शक्तियां यानी कि ऑपरेशनल पावर होंगी। उसे छोटी छोटी अनुमतियों के लिए कोर मुख्यालय की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब इसकी आंतरिक खूबसूरती को देखिए। आईबीजी के अंदर वे सभी लड़ाकू और सहायक तत्व पहले से ही अस्थायी रूप से मौजूद होते हैं
जिन्हें पारंपरिक तौर पर लड़ाई के वक्त अलग से जोड़ना पड़ता था। इसमें इन्फेंट्री की बटालियनें होंगी, जहां ज़रूरत होगी वहां आर्मर के स्क्वाड्रन होंगे, आर्टिलरी की बैटरियां होंगी, इंजीनियर्स की माइन क्लियरिंग और ब्रिज बिल्डिंग टीमें होंगी, और सिग्नल्स के साथ साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन्स के एलिमेंट्स भी शामिल होंगे। सरल शब्द में कहें तो यह एक ऐसी रेडी टू मूव सेल्फ सस्टेन्ड फाइटिंग मशीन है जिसे यदि आज रात 2 बजे आदेश मिले तो वह सुबह होने से पहले दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर सकती है। इसे बाहर से किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि आईबीजी ने पूरी स्ट्राइक कोड की जगह ले ली है। यह बिल्कुल गलत है। स्ट्राइक कोड जैसे कि 1 कोड, 2 कोड, 21 कोड या हमारी 17 माउंटेन स्ट्राइक कोड एक बहुत बड़ा रणनीतिक ढांचा है, जबकि आईबीजी उस ऊंचे पेड़ की वे बेहद तेज और नुकीली टहनियां हैं जो दुश्मन पर पहला और घातक वार करेंगी। यह 17 कोर के मुख्यालय के अधीन ही काम करेंगी, लेकिन इनका परिचालन स्वायत्तता अद्भुत होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसके बिना चीनी सीमा पर आईबीजी की कल्पना ही अधूरी है, और वह है पहाड़ों में टैंकों की जंग। सैन्य विज्ञान का एक पुराना और पारंपरिक नियम रहा है कि टैंक्स हमेशा प्लेन्स में चलते हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेस का अधिकांश हिस्सा हमेशा राजस्थान के रेगिस्तान, पंजाब के मैदान और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों और गुजरात के बॉर्डर पर तैनात रहता है। हमने हमेशा माना कि पहाड़ सिर्फ इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिकों के लड़ने की जगह है, लेकिन भारतीय सेना का इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा नियमों को तोड़ा है। 1948 के बैटल ऑफ जोजिला में भारतीय सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार किया था, जब सैनिकों ने टैंक को खोलकर कल पुर्जे अलग करके उन्हें अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचाया और पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन हाल के वर्षों में जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हिंसक झड़पें और गतिरोध शुरू हुआ तो एक नया संकट सामने आया। चीन ने तिब्बत के पठारी इलाकों में अपने नए और बेहद हल्के टाइप 15 लाइट टैंक्स तैनात कर दिए हैं। तिब्बत का टेरेन फ्लैट है, जबकि हमारी तरफ की टोपोग्राफी बेहद खड़ी, सकड़ी और चुनौतीपूर्ण है। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए तुरंत अपने T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक्स को C-17 ग्लोब मास्टर्स विमानों के जरिए लद्दाख तो पहुंचा दिया, लेकिन वहां एक व्यावहारिक समस्या आई। यह रशियन मूल के टैंक 45 से 50 टन से ज़्यादा वजनी हैं। इन्हें 16,000 फीट की ऊंचाई पर सकड़े पहाड़ी रास्ते, कमज़ोर पुलों और ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में ऑपरेट करना बेहद मुश्किल और खर्चीला था। ये टैंक मैदानी इलाकों के लिए बने थे, न कि लद्दाख और अरुणाचल की बर्फीली ऊंचाइयों के लिए। इसी चुनौती का जवाब देने के लिए भारत ने डीआरडीओ और एलएनटी के सहयोग से एक क्रांतिकारी हथियार तैयार किया है, जोरावर लाइट टैंक। सिर्फ 30 टन के वजन वाले इस स्वदेशी टैंक में वही मारक क्षमता है जो एक भारी टैंक में होती है, लेकिन यह पहाड़ों में चीते की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसे आसानी से हेलीकॉप्टरों और विमानों के जरिए पहाड़ों की चोटियों पर ड्रॉप किया जा सकता है। पानगढ़ की 17 कोर के तहत बनने वाली इन 4 आईबीजी में जोरावर टैंकों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जा रहा है, जो चीन के हल्के टैंकों को पल भर में मलबे में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। अब हम आईबीजी के उस सबसे गोपनीय और आक्रामक घटक के बारे में बात करेंगे जिसकी चर्चा आजकल सैन्य गलियारों में सबसे ज़्यादा है, और वह है भैरव बटालियन। आपने रिपब्लिक डे के पैरेड में सिख लाइट इन्फेंट्री के शानदार मार्चिंग दस्ते के साथ भैरव बटालियन का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आईबीजी के तहत इस बटालियन को एक बिल्कुल नए और बेहद खतरनाक अवतार में कॉन्सेप्चुअलाइज किया जा रहा है। शुरुआती चरणों में भैरव बटालियन के लगभग 250 से 300 चुनिंदा जाबाज सैनिकों की टुकड़ियां बनाई जा रही हैं। सैन्य रणनीति के दृष्टिकोण से ये बटालियन हमारी सामान्य इन्फेंट्री और अत्यधिक विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस के ठीक बीच में एक ब्रिज या कड़ी का काम करेगी। आइए इसके अंतर को समझते हैं थोड़ा। पैरा स्पेशल फोर्सेस जैसे कि 9 पैरा, 4 पैरा, 21 पैरा,
एक स्ट्रैटेजिक फोर्स यानी कि रणनीतिक ताकत होती है। उनका काम बहुत ही उच्च स्तर का और गुप्त होता है। जैसे दुश्मन के देश के बहुत अंदर जाकर उनके कमांड मुख्यालय को उड़ाना हो, उनके परमाणु ठिकानों को उनके परमाणु ठिकानों की टोह लेना या रणनीतिक महत्व के पुलों को नष्ट करना हो, उन्हें रोजमर्रा की आम लड़ाइयों में या छोटे मोर्चे पर डिप्लॉय करना उनके अनूठे स्किल सेट की बर्बादी मानी जाती है। दूसरी तरफ होती है हमारी रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन, जिनके पास अपनी एक घातक प्लाटून होती है। घातक प्लाटून हर बटालियन की अपनी एक कमांडो होती है। घातक प्लाटून हर बटालियन घातक प्लाटून हर बटालियन की अपनी एक कमांडो टीम होती है, जिससे कमांडिंग ऑफिसर किसी विशेष हमले या चौकी पर कब्जा करने के लिए भेजता है। लेकिन घातक प्लाटून की सीमा यह है कि वह बहुत छोटी होती हैं और एक सीमित दायरे में ही काम कर सकती हैं। इसलिए आईबीजी को एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत थी जो घातक प्लाटून से बहुत बड़ी और शक्तिशाली हो, लेकिन पैरा असफ जितनी भारी रणनीतिक बंदिशों में ना बंधी हो। भैरव बटालियन ठीक यही काम करेगी। यह अत्यधिक रूप से फास्ट मूविंग, हल्के लेकिन बेहद आधुनिक और विनाशकारी हथियारों से लैस सैनिकों की एक ऐसी यूनिट होगी जो रात के अंधेरे में बिना किसी आहट के दुश्मन की अग्रिम चौकियों और कमान पोस्टों को तबाह कर देगी। यह आईबीजी का वो गुप्त त्रिशूल है जो दुश्मन को संभालने का एक सेकंड का मौका भी नहीं देगी। दोस्तों, आधुनिक युद्ध केवल आमने सामने की गोलीबारी से नहीं जीते जाते। आज की जंग ना नॉकआउट की जंग है, जहां आप दुश्मन को बिना देखे उनके घर में घुसकर मारते हैं। आईबीजी को इसी आधुनिक युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए इसमें दो महाअस्त्र जोड़े गए हैं। पहला है दिव्यास्त्र और दूसरा है शक्तिबान। इनके नामों से ही इनकी दिव्यता और मारक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिव्यास्त्र अनिवार्य रूप से आईबीजी का वो लॉन्च रेंज आर्टिलरी और रॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुश्मन के हौस उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। इसके तहत पारंपरिक तोपों के बजाय पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और के नाइन वज्र जैसी के नाइन वज्र जैसे लंबी दूरी की और सटीक मार करने वाली प्रणालियों को शामिल किया गया है। दिव्यास्त्र की बदौलत आईबीजी सीमा के इस पार बैठे बैठे ही दुश्मन की सीमा के 80 से 100 किलोमीटर अंदर तक उनके रडार, सप्लीमेंट डिपो और ट्रूप कंस्ट्रक्शन को मलबे के ढेर में बदल सकती है और इसकी मारक क्षमता को आंखें प्रदान करती है। शक्तिवाद शक्तिवान भारतीय सेना की वो विशेष ड्रोन बटालियन या ड्रोन यूनिट्स हैं जो सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आत्मघाती हमलों में माहिर हैं। अगर हम हाल में रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हिजबुल्लाह संघर्ष या अर्मेनिया अजरबैजान जंग की बारीकी से अध्ययन करें तो एक बात साफ हो जाती है, जिसके पास ड्रोन की श्रेष्ठता है, जंग का पलड़ा उसी की तरफ झुकेगा। शक्तिवान के तहत काम करने वाले स्वार्म ड्रोन्स और लाइटिंग म्यूनिशन दुश्मन के हवाई सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर उनके बंकरों के वेंटिलेटर के अंदर घुसकर धमाका करने की क्षमता रखते हैं। यह तकनीक आईबीजी को केवल रक्षात्मक ही नहीं, बल्कि एक अत्यधिक आक्रामक और भविष्य की सेना यानी कि फ्यूचर रेडी आर्मी बनाती है। आईबीजी का मॉडल कोई लकीर या आईबीजी का मॉडल कोई लकीर का फकीर या वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो चार आईबीजी 17 कोर के तहत बनाई जा रही हैं, वे सभी एक ऐसी फोटोकॉपी नहीं है। भारतीय सेना ने इनमें अभूतपूर्व लचीलापन रखा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आईबीजी को तवांग या अरुणाचल प्रदेश के अत्यंत ऊंचे और सकड़े पहाड़ों में ऑपरेशन करना है तो वहाँ टैंक्स की भूमिका कम होगी। इसलिए उस आईबीजी में इन्फेंट्री और पर्वतीय तोपखाने यानी कि माउंटेन आर्टिलरी का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। वहीं अगर किसी आईबीजी को सिक्किम के उत्तरी प्लेट्यू या लद्दाख के मैदानी हिस्सों में चीनी सेना को खदेड़ना हो तो वहाँ जोरावर टैंकों और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का अनुपात बढ़ा दिया जाएगा। यही लचीलापन है और यह लचीलापन ही आईबीजी को दुनिया के सबसे खतरनाक फॉर्मेशंस बनाता है। दुश्मन कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि जो आईबीजी
उन पर हमला करने आ रही हैं, उसका कंपोजिशन क्या है? सालों से पेंडिंग यह फैसला आज हकीकत बन चुका है और भारतीय सेना 21वीं सदी के नेटवर्क सेंट्रल वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। ये नया ढांचा चीन की उस विस्तारवादी सोच को करारा जवाब है जो एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश करती रहती है। दोस्तों, भारतीय सेना के इस ऐतिहासिक कदम और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए जोरावर टैंक्स, दिव्यास्त्र और शक्तिवान जैसे हथियारों पर आपको कितना गर्व है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि आईबीजी के आने के बाद चीन अब भारत के साथ किसी भी तरह की सैन्य हिमाकत करने से पहले 100 बार नहीं सोचेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। यदि आपको हमारा यह गहन और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय। जय हिंद।